Hello everyone, myself Kajal Kiran Gulahare. I am Assistant Professor in Computer Science from Government E. Raghavendra Rao PG Science College, Bilaspur. प्रीवियस लेक्चर में कंट्रोल स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हमने इफ़ स्टेटमेंट एवं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। उसी पार्ट को आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट एवं गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्विच स्टेटमेंट. The switch statement is a multiple choice statement. It tests a value of expression and compare it with multiple cases. Switch statement एक multiple choice statement है. इसमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू को टेस्ट किया जाता है एवं उसे मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर किया जाता है. स्विच स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन होता है और उससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं. एक्सप्रेशन की वैल्यू को केस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है. यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी केस वैल्यू के साथ मैच हो जाती है तो उस केस के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है एवं प्रोसेस वहीं स्टॉप हो जाता है. लेकिन यदि केस वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं होती तो फिर वो नेक्स्ट केस स्टेटमेंट को चेक करता है. इस प्रकार वह 1 to n डिफरेंट केसेस के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू को कंपेयर करता है. यदि किसी भी केस वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो जाती है तो वो उस केस के ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. लेकिन यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. इसमें हमने हर केस स्टेटमेंट के बाद ब्रेक का यूज़ किया है. यहाँ पर ब्रेक एक कीवर्ड है. ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ जो है वो किसी भी प्रोसेस को बीच में रोकने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यदि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच होती है तो उसके आगे के केस वैल्यू को चेक ना किया जाए, प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाए, रुक जाए. इसलिए हम हर केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं. फ्लो चार्ट के थ्रू हम स्विच स्टेटमेंट को समझ सकते हैं. यहाँ हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ली हुई है. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम 1 by 1 केस 1, केस 2, केस 3 के साथ मैच करेंगे. हर केस के 2 रिज़ल्ट हो सकते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स. अगर केस की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू के साथ मैच होता है तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा, मीन्स आगे बढ़ेगा, और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स वो आगे के केसेस को चेक नहीं करेगा. लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स होती है तो फिर वो केस 2 को चेक करेगा और केस 2 को चेक करने के बाद यदि केस 2 के साथ मैच मिलता है तो वो उसके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर नहीं मिलता है, फॉल्स होती है कंडीशन, तो वो आगे के केसेस को चेक करेगा. इस प्रकार वह 1 to n केसेस को चेक करेगा. अगर किसी भी केस वैल्यू के साथ एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं होती तो लास्ट में वो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एवं प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. स्विच स्टेटमेंट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. यहाँ इस प्रोग्राम में हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम एक डे नंबर इनपुट कर रहे हैं और उस डे नंबर के अकॉर्डिंग डे नेम को प्रिंट करेंगे. यहाँ हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया हुआ है डे नंबर. सबसे पहले हम डे नंबर की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं. इनपुट करने के बाद जो डे नंबर हमने इनपुट किया उसको हम एज अ एक्सप्रेशन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं. स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने उसको एज अ एक्सप्रेशन वैल्यू यूज़ किया है. अब हम यहाँ पर केसेस डिफ़ाइन कर रहे हैं. केसेस में यहाँ हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे डिफरेंट 7 केसेस डिफ़ाइन किए हैं एवं लास्ट में हमने डिफ़ॉल्ट केस डिफ़ाइन किया है. सबसे पहले डे नंबर की वैल्यू जो भी इनपुट होगी उसको हम 1 by 1 केस वैल्यू के साथ मैच करेंगे. अगर वो किसी भी केस से मैच हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. इसको हम एग्जीक्यूशन के थ्रू देखते हैं. अगर हमने डे नंबर की वैल्यू 4 इनपुट की तो 4 को वह 1 by 1 केसेस से कंपेयर करेगा. सबसे पहले केस वैल्यू 1 है, 1 और 4 को कंपेयर करेगा, लेकिन 1 और 4 मैच नहीं हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट केस में चला जाएगा. नेक्स्ट केस वैल्यू है 2, 2 और 4 भी मैच नहीं होते हैं तो वो नेक्स्ट केस में चला जाएगा. 3 और 4 को कंपेयर करेगा, 3, 4 भी आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, वो नेक्स्ट केस में जाएगा. नेक्स्ट केस वैल्यू है 4, 4 और 4 आपस में मैच हो रहे हैं, 4 और 4 दोनों सेम हैं, मीन्स यहाँ पर उसे मैचिंग मिल रहा है. जैसे ही मैचिंग मिलेगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करेगा. तो फोर्थ केस में हमें एज आ आउटपुट मिल रहा है वेडनेसडे हमें एज आ आउटपुट मिलेगा, मीन्स वेडनेसडे डिस्प्ले होगा एंड प्रोसेस वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा.
इसी प्रकार हम एक और एग्जीक्यूशन के थ्रू देख सकते हैं, एक और नया इनपुट एंटर करके भी देख सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में हमने डे नंबर की वैल्यू 8 इनपुट की है। जब हम 8 इनपुट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि 8 जो है वो केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी केस के साथ मैच नहीं होगा। तब ऐसे सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और हमें एज अ आउटपुट मिलेगा रॉन्ग चॉइस। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मल्टीपल केसेस ले रहे हैं और इन मल्टीपल केसेस के थ्रू हम एक्सप्रेशन की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं केस वैल्यू के साथ और रिज़ल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर इक्वल और नॉन इक्वल कंडीशन को ही चेक कर सकते हैं कि इस डे नंबर इज़ इक्वल टू केस वैल्यू और नॉट इक्वल टू केस वैल्यू। सिर्फ यहाँ इक्वालिटी या नॉट इक्वालिटी ही चेक होगी, यहाँ पर ग्रेटर लेस आदि चेक नहीं किया जा सकता। सेकंड थिंग, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि केस की जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो वैल्यू हम इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का भी बीच में यूज़ किया गया है। ब्रेक स्टेटमेंट प्रोसेस को बीच में ही टर्मिनेट करने के लिए या रोकने के लिए किया जाता है ताकि आगे अगर हमें मैच मिलता है तो हम आगे के केसेस को चेक ना करें, प्रोसेस वहीं रुक जाए। इसलिए हम हर स्टेटमेंट के बाद, हर केस स्टेटमेंट के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम स्विच स्टेटमेंट को समझेंगे। सेकंड एग्जांपल में मैंने जो केस वैल्यू ली है वो कैरेक्टर टाइप की ली है ताकि हम दोनों चीज़ों को क्लियर कर सकें कि इंटीजर वैल्यू में केस कैसे एग्जीक्यूट होता है और कैरेक्टर वैल्यू के साथ कैसे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ इस प्रोग्राम में हम एक कोड एंटर कर रहे हैं। ये कोड जो है इस कोड के अकॉर्डिंग हम कलर नेम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ हमने जो कोड लिया है वो कैरेक्टर टाइप का लिया हुआ है वेरिएबल। कोड की वैल्यू को हम एज ए एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं और केसेस में हमने अलग अलग केसेस डिफाइन किए हैं। जैसे अगर हम केस वैल्यू आर ले रहे हैं तो आर मीन्स रेड कलर डिस्प्ले होगा, अगर हम जी ले रहे हैं तो ग्रीन कलर डिस्प्ले होगा, बी ले रहे हैं तो ब्लू कलर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने आर को स्मॉल लेटर में भी लिया है, कैपिटल लेटर में भी यूज़ किया है। यहाँ पर हमने दोनों केसेस को अलग अलग इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और यहाँ अपर केस और लोअर केस दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं, इसलिए हमें दोनों को इंडिविजुअली डिफाइन करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर लिया जा रहा है और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को हमेशा सिंगल कोट्स में शो किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आर के साथ हमने सिंगल कोट्स को लगाया है। जितने भी हमने लेटर्स लिए हैं उन सभी के साथ हमने सिंगल कोट यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम आउटपुट जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो हम देख रहे हैं सबसे पहले जब मैंने एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को तो मैंने कोड की वैल्यू इनपुट की बी। जब हम कोड की वैल्यू बी इनपुट कर रहे हैं तो इस कोड की वैल्यू को वो सभी केसेस के साथ कंपेयर करेगा वन बाई वन। तो जब हम फर्स्ट केस के साथ बी को मैच करेंगे तो आर और बी नॉट इक्वल हो जाएंगे, मीन्स वो नेक्स्ट केस को चेक करेगा। नेक्स्ट केस वैल्यू जी है, जी और बी भी नॉट इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट केस में जाएगा। नेक्स्ट केस हमारा बी है, बी और बी मैच हो जाएंगे, कैपिटल बी और कैपिटल बी दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, इस मीन्स केस बी एग्जीक्यूट होगा और हमें एज अ आउटपुट कलर नेम मिलेगा ब्लू कलर। इसी प्रकार हम किसी अनदर इनपुट को लेकर देखते हैं कि हमें और क्या आउटपुट मिल सकता है। जब हम अगर कोड की वैल्यू के इनपुट करते हैं तो के केस वैल्यू आर जी बी किसी से भी मैच नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट लेटर है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमें एज अ आउटपुट मिलेगा रॉन्ग कलर चॉइस। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम केस स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंपेयर करके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का ही एक टाइप है और यह इफ़ एल्स स्टेटमेंट के जैसा ही होता है। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट का सिंटैक्स इस प्रकार है, एक्सप्रेशन 1 जिसे हम टेस्ट कंडीशन भी कहते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, इसके बाद एक्सप्रेशन 2, देन कोलोन का सिंबल है, इसके बाद एक्सप्रेशन 3, देन लास्ट में सेमीकोलोन है। यहाँ पर बेसिकली जो इसका सिंटैक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 जो है वो एक टेस्ट कंडीशन होती है, इस टेस्ट कंडीशन के रिजल्ट पर डिपेंडेंट होता है एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, मीन्स क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पार्ट है वह एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन अगर एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स होती है तो कोलोन के बाद वाला पार्ट मीन्स एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। फ्लो चार्ट में हम देख रहे हैं, यह कंडीशनल ऑपरेटर का फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 को
चेक किया जा रहा है। एक्सप्रेशन 1 के 2 रिजल्ट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा, और यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स मिलती है तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। एट अ टाइम एक्सप्रेशन 2 या एक्सप्रेशन 3 में से कोई एक ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद प्रोसेस जो है या प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में हम किसी पर्सन की एज एंटर कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि अगर क्या वह पर्सन वोट कर सकता है या वोट नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले रहे हैं एज। सबसे पहले हम एज की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, देन हमने कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट यहाँ पर अप्लाई किया है। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन 1 में एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये हमारा एक्सप्रेशन 1 वाला पार्ट है। एंड क्वेश्चन मार्क के बाद हमने एक आउटपुट डिस्प्ले कराया है, प्रिंट एफ कैन वोट। एंड कोलोन के बाद भी एक डिफरेंट आउटपुट हमने यहाँ पर लिया है, आउटपुट स्टेटमेंट लिया है, प्रिंट एफ कैन नॉट वोट। तो प्रिंट एफ कैन वोट एंड प्रिंट एफ कैन नॉट वोट मीन्स क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट और कोलोन के बाद वाला पार्ट जो है वह दोनों पार्ट जो है वो डिपेंडेंट है एक्सप्रेशन 1 पर, मतलब फर्स्ट पार्ट पर। तो अगर फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट ट्रू मिलेगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर रिजल्ट फॉल्स मिलता है तो कोलोन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करते समय हम एज जो ले रहे हैं, फर्स्ट एज वैल्यू जो एंटर एज ले रहे हैं, अगर हम 15 एंटर करते हैं तो 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी मीन्स सीधा कोलोन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कोलोन के बाद वाले पार्ट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और हमें एज अ आउटपुट मिलेगा कैन नॉट वोट। मीन्स जो भी पर्सन है वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एज जो है वो 18 से कम है। इसी प्रकार हम एक दूसरा इनपुट एंटर करके देखते हैं। अगर हमने एज की वैल्यू 25 एंटर की तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 25 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स हमें आउटपुट में मिलेगा कैन वोट, मतलब वह पर्सन वोट कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट जो है यह भी इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसा ही होता है, एवं इसके द्वारा भी हम कंडीशन को टेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का ही एक टाइप है। गो टू स्टेटमेंट एक अनकंडीशनल जंपिंग स्टेटमेंट होता है जो सी प्रोग्राम में अनकंडीशनल जंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रोग्राम का कंट्रोल एक पर्टिकुलर प्लेस से एक प्री डिफाइंड लेवल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। द गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज टू रिपीट सम पार्ट ऑफ कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिपीट करके एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। इसका सिंटेक्स निम्न प्रकार से है। गो टू लेबल। लेबल एक आइडेंटिफायर होता है जो उस प्लेस को शो करता है जहाँ पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया जाना है। मीन्स जहाँ आगे का एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को, उस प्लेस को शो किया जाता है यहाँ पर लेबल के द्वारा। लेबल नेम यूज़र डिफाइंड होता है। यह यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया ही कोई आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम होता है। गो टू स्टेटमेंट को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं गो टू स्टेटमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड जंप गो टू और एक होता है बैकवर्ड जंप गो टू। फॉरवर्ड जंप गो टू स्टेटमेंट में जब गो टू स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट को छोड़कर उसके अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है उसे फॉरवर्ड गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। इसमें गो टू लेबल स्टेटमेंट पहले होता है, वह लेबल का डेफिनेशन बाद में होता है। गो टू लेबल यह बताता है कि प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र होगा। मीन्स फॉरवर्ड जंप गो टू में गो टू लेबल को पहले डिफाइन किया जाता है और लेबल जहाँ पर ट्रांसफ़र होना है, जहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होना है, उस लेवल को बाद में डिफाइन किया जाता है। इसमें इस प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वह टॉप टू डाउन
अप्रोच में आगे बढ़ता है, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होता है, इसलिए इसे फॉरवर्ड जंप कहा जाता है क्योंकि इसमें कंट्रोल जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह सेम बैकवर्ड जंप गो टू स्टेटमेंट होता है। जब गो टू स्टेटमेंट में किसी पिछले या एग्जीक्यूट हो चुके स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए लेबल गो टू लेबल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लेबल पहले डिफ़ाइन किया जाता है एंड गो टू लेबल बाद में डिफ़ाइन किया जाता है। लेबल के एग्जीक्यूशन के बाद ही हम गो टू लेबल पर पहुँचते हैं और जैसे ही गो टू लेबल हमें मिलता है हम वापस प्रीवियस स्टेटमेंट लेबल पर वापस चले जाते हैं और फिर से उसी लाइन से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। मीन्स यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मीन्स जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है उसी स्टेटमेंट पर वापस जाकर फिर से उसी स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बैकवर्ड जंप गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस प्रोग्राम में हमने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है x एंड y। यहाँ पर हम x की वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं और उस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई की है, हमने एक लेबल डिफ़ाइन किया है रीड यहाँ पर लेबल नेम है। लेबल नेम जो है वो यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है। रीड के बाद कोलोन ऑपरेटर है, मीन्स ये बता रहा है कि यहाँ हमने लेबल को डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर लेबल स्टार्ट हो रहा है हमारा और यहाँ पर हमने एक वैल्यू इनपुट की है scanf %dx। मीन्स हम यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वो वेरिएबल हम यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं। देन हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक कर रहे हैं इफ़ कंडीशन के थ्रू कि यदि उस वैल्यू जो हमने एंटर की है इंटीजर वैल्यू अगर वो 0 से लेस है तो क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम देख रहे हैं इसके बाद हमने गो टू स्टेटमेंट यूज़ किया है, गो टू लेबल। यहाँ हमारा लेबल का नाम है रीड, तो हमने यहाँ पर लिखा है गो टू रीड। मीन्स हम यहाँ पर रीड स्टेटमेंट जहाँ पर लेबल डिफ़ाइन किया गया उस स्टेटमेंट पर वापस चले जाएंगे, मतलब ये हमसे फिर से एक नया इनपुट मांगेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम बैकवर्ड गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। हम नीचे से ऊपर की तरफ वापस जा रहे हैं, मीन्स आगे से पीछे की तरफ वापस जा रहे हैं, तो इसे हम बैकवर्ड जंप गो टू कहते हैं। तो यहाँ पर जब तक आप कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर करते रहेंगे तब तक यह आपसे नया इनपुट मांगते रहेगा, लेकिन यदि आप कोई पॉजिटिव नंबर इनपुट करते हैं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एल्स पार्ट में आएगा। और एल्स पार्ट में आने के बाद यह स्क्वायर रूट फंक्शन के थ्रू पर्टिकुलर जो भी इंटीजर नंबर हमने इनपुट किया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा और हमें रिज़ल्ट प्राप्त हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूशन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हमने एंटर वैल्यू फॉर एक्स में फर्स्ट वैल्यू 16 एंटर की है, अगर हम इस 16 एंटर करते हैं तो जब हम कंडीशन चेक करेंगे x इज़ लेस देन 0, यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद ये x का स्क्वायर रूट निकालेगा, मीन्स 16 का स्क्वायर रूट निकालेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा 4 और हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि हम कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते हैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पर इनपुट किया -5 हमने इनपुट किया, तो ये चेक करेगा -5 इज़ लेस देन 0, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये गो टू रीड, मीन्स इफ़ के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो इसको लेबल नेम मिलेगा उस लेबल नेम पर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वापस रीड में चला जाएगा कंट्रोल, और रीड में जाने के बाद वापस से हमसे फिर से एक नया इनपुट मांगेगा और हम नया इनपुट यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अगर हमने कोई भी नेगेटिव वैल्यू इनपुट की तो ये हर बार हमसे एक नया इनपुट मांगेगा, लेकिन अगर हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू इनपुट की तो ये हमें उसका स्क्वायर रूट निकाल कर एज आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट का यूज़ जो है वो अनकंडीशनल जंपिंग के लिए दोनों डायरेक्शन में किया जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो आज के इस लेक्चर में हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एवं उसके टाइप्स कंप्लीट होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के 4 टाइप्स थे, इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट एवं गो टू स्टेटमेंट। तो ये पार्ट हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूप एवं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।